we have a surprise for you. 288 भारतीय जो हैं वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट है। Sadhguru was looking very, very disturbed. उस मलबे से अंदर घुस के उसमें वो सिलेंडर निकाल रहे हैं। तो ये लोग एक्चुअली टेरर अक्यूज्ड हैं। We should raise India's participation across disciplines. That could be very difficult for some people to understand. जो खेलेगा वो खेलेगा। ऐसे लेक्चर सुनने को मिलेंगे तो अच्छे लेक्चर्स हैं। जिसमें मुन्ना भैया दिमागी नक्सल को थप्पड़ मार रहे हैं। बीजेपी आक्रामक तरीके से आगे खेलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं यश रावत और आपका एक बार फिर स्वागत है पैम्फलेट में। आपका वेलकम है हमारे शो पैम्फलेट अनकट में, जिसमें हम थोड़ा अनफिल्टर्ड बातें आपको बताते हैं। लगातार 2 दिन से आप हमारे चैनल पे ये शो देख ही रहे एंड आपकी पॉजिटिव फीडबैक्स भी हमने नोट की हैं। और इस बार भी हमारे साथ हैं हमारे 2 सीनियर जर्नलिस्ट सुमति महर्षि एंड चमन मिश्रा जी। तो इससे पहले हम बात करें, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप आज के शो को एंड तक देखिए, बिकॉज वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक एंड इट इज़ नेपाल फ्लड। आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, कल जो वीडियोज़ आई दे वर वेरी फ्राइटनिंग। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ थी कि कई सारी चीज़ें बह गई एंड अभी जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे लगभग 180 डेथ्स कंफर्म्ड हो चुकी हैं, कई सारे लोग मिसिंग हैं। तो पहले मैं आना चाहूँगा चमन जी, आप बताइए अभी क्या टोटल डेथ फिगर क्या है वहाँ जी। इसमें क्या हुआ कि नेपाल की जो फ्लड थी उसमें 180 से ज़्यादा का आंकड़ा है अभी, और ये आंकड़ा बदलता रहेगा, हो सकता है कि बढ़ता रहे, इसे हमें कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी फ्लड थी और बहुत बड़ी जो तस्वीरें हमारे सामने आई, जो तस्वीरें हमने देखी वो डरावनी थी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये आंकड़ा बढ़ेगा आने वाले टाइम में। और अभी तक जो नेपाल सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें कहा गया है कि 644 लोग जो हैं वो गायब हैं। नेपाल सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि उसमें 178 इंडियंस जो गायब हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने कहा है कि 178 नहीं बल्कि 288 भारतीय जो हैं वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट हैं। उन्हें ढूंढने का प्रयास अभी किया जा रहा है। नेपाल को लेके और भी कई चीज़ें, क्योंकि फ्लड इतनी बड़ी थी कि उसे अभी तक कंट्रोल करने की बात हम क्या कहें कि उस पर जो जानकारी जुटाने वाली चीज़ें हैं वो भी अभी मुझे लगता है कि प्राइमरी लेवल पे हैं, उसमें और अपडेट आते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है, अभी तक भारत सरकार ने कुछ रिलीफ इसमें चलाया है क्या? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार कई स्तर पे मदद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं बालिन शाह, उनसे बात करी थी फ्लड के तुरंत बाद ही, जैसे ही खबर आई थी। उसके बाद भारत ने कई स्तर पे मदद पहुँचाई है। जैसे पहली खेप में भारत ने 37.5 टन, ये दूसरी खेप में एक्चुअली, पहली खेप में 10 टन राहत सामग्री भेजी गई थी और दूसरी खेप इसके बाद फिर से भेजी गई है नेपाल को, उसमें 37.5 टन अतिरिक्त राहत सामग्री भी भेजी गई है। इसके अलावा सरकार ने जो तमाम राहत और बचाव कार्य के लिए अपनी तरफ से भी लोगों को भेजा है, भारत ने अपनी तरफ से भी लोगों को भेजा है। जी, जैसे हम जानते ही हैं, इंडिया हमेशा एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है ऐसे जो भी ग्लोबल क्राइसिस वाली सिचुएशंस होती हैं। बाकी सुमति जी, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, लेकिन नेपाल के केस में फर्स्ट रिस्पॉन्डर होना ही काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस। तो वो बायलैटरल स्ट्रैटेजिक लेवल पर तो है ही, लेकिन बहुत गहरे इमोशनल सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, और जिसमें धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी जितनी भी सहायता हो रही है उसमें एक बात देखी गई है कि परेशानी इसलिए भी है बिकॉज वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स। दूसरा जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है वो लगा है ईशा फाउंडेशन को और सद्गुरु को, और वहाँ पर एक्चुअली इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप गया हुआ था मानसरोवर यात्रा के लिए, जिसमें से 80 लोग जो हैं इस ग्रुप के वो फ्लड्स में मिसिंग हैं और उन पर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आज सुबह विजुअल्स भी आए थे, सद्गुरु वाज लुकिंग वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। ऑफ कोर्स लॉस इतना बड़ा है जब आप इतने बड़े जत्थे के साथ गए हों और एक पूरा जो है ग्रुप गायब ही है, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। तो उन्होंने कोशिश करी है कि थोड़ा जो मिसिंग हैं उनको लेकर थोड़ी कोशिशें और की जाएं, बट देयर लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस और मुश्किलें भी हैं कंसिडरिंग द स्केल ऑफ द फ्लड, तो वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि नेपाल इस पूरी आपदा से उभरता कैसे है। एंड आई थिंक लॉट ऑफ वर्क विल बी contributed from India under the leadership of PM मोदी, और वो HADR से आगे होगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस
डिज़ास्टर रिलीफ जिसको हम बोलते हैं, जिसके बार बार अपडेट्स दिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा, उससे भी आगे बढ़कर आई थिंक काम होगा, काम करना पड़ेगा। और दूसरा, क्योंकि नारायणी गंडक रिवर का जो कनेक्शन है और उसको लेकर जो भी डर है बिहार और यूपी की सेफ्टी को लेकर, फ्लडिंग को लेकर, तो वो भी बना हुआ है, उस पर भी अपडेट्स आते रहेंगे, तो थोड़ा मुश्किल समय है। हाँ, ये वाला पॉइंट जो आपने कहा, जो यूपी बिहार में जो है, उस पर चमन जी आप कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं, मुझे लग रहा है कि उसके लिए सरकार तैयार है, पहले से पूरी सावधानियां हैं, क्योंकि बिहार का जो कोसी रिवर है, जिसे शोक की नदी भी कहते हैं, सो वो होता क्या है कि उसके लिए भारत सरकार या बिहार की हमारी जो सरकार है, एनडीए सरकार, वो हमेशा से तैयार रही है, सो उसको देखा जाएगा। लेकिन आप आगे बढ़ें उससे पहले मैं बस एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे नेपाल फ्लड की कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो एक मानव के तौर पे, एक इंसान के तौर पे हमें विचलित भी करती हैं। उसमें कुछ तस्वीरें हैं, जैसे कुछ लोग जो फ्लड का मलबा आ रहा है, उस मलबे से अंदर घुस के उसमें और सिलेंडर निकाल रहे हैं, जो सिलेंडर बह के आ गए फ्लश फ्लड में, सो वो सिलेंडर निकाल के अपने अपने घर ले जा रहे हैं। एक तरह से कहते नहीं कि अगर कहीं कुछ फैल जाए तो उसे लूटने वाली बात। सो ये बहुत दुखद है। कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, कि कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से फ्लड जो मलबा है उसमें से गोल्ड या दूसरे जो वो हैं वो चीज़ें चुराने, वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डेड बॉडीज तक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके विजुअल्स हैं सोशल मीडिया पे। सो मुझे लगता है कि एक ऐसे टाइम पे जब नेपाल जैसा देश इतनी बड़ी त्रासदी झेल रहा है, तो लोगों को भी समझना चाहिए, नेपाल के लोगों को समझना चाहिए कि आप किस तरह से उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो चमन जी ने बहुत सही पॉइंट किया। बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े हम, उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नेपाल से भी लोग देख रहे हैं, हमारे और भी व्यूवर्स हैं, कि नेपाल फ्लड की जो पूरी त्रासदी है, इससे जितनी भी अपडेट्स होंगी, न्यूज़ होगी, वो आप पैम्फलेट पे लगातार देखते रहें। एंड ये भी कहूँगा मैं, आप सब प्रार्थनाएं भी करें, क्योंकि हम भी उत्तराखंड के हैं, हमने भी 2013 की केदारनाथ त्रासदी देखी, हमें याद है कितनी भयावह थी। तो एज अ फेलो उत्तराखंडी आई वुड से आप सब प्रार्थना ज़रूर करें उनके लिए। 2013 के बहुत विचलित कर देने वाली मेमोरीज हम सबकी दोबारा जागी हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ डिज़ास्टर देयर, ऑफ द ट्रेजिडी देयर। तो सबके लिए प्रार्थनाएं, और जिनकी जाने गई हैं उनकी सद्गति के लिए भी प्रार्थना। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, फेक न्यूज़। जैसे हम हमेशा कवर करते ही हैं, फेक न्यूज़ में आप अगर आप देखें तो मैं पहले बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान जो हमारे देश के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चलाता रहा है, उसमें से जो लेटेस्ट उन्होंने जो फैला रहे हैं वो ये है कि वहाँ के जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो लगातार ये न्यूज़ फैला रहे हैं कि भारतीय सरकार ने कश्मीर में कश्मीरी एक्टिविस्ट्स को वो एक तरीके से उनको डाइसेंट को छीन लिया है, उन्हें जेल कर रही है। ये काफ़ी ऐसे आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी। लगभग उन्होंने एक खबर डाली है, जैसे किसी कश्मीरी मीडिया सर्विस का है कि 7 या 8 अरेस्ट हो गए हैं कश्मीर में। तो ऐसी खबरें जो हैं ये काफ़ी फैल रही हैं, और रियलिटी ये है कि जो ये लोग हैं एक्चुअली टेरर अक्यूज्ड हैं। वहाँ पे जो अंडरग्राउंड सेल होते हैं, वो जो हेल्प करते हैं वहाँ पे टेररिस्ट की, तो इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसी खबरों से आप सबके सब सावधान रहें। बिल्कुल। और ये सावधान रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि समय समय पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और कई बार वो अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि भारत के लोगों की, हमारी जो जातियों को आपस में लड़ाने के लिए ये काम किया जाता है। कई ऐसे अकाउंट्स सोशल मीडिया पे रहे हैं, और पिछले कुछ समय में हमने कई वीडियोस भी इस पे किए हैं कि कैसे ट्विटर पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाट नाम से या राजपूत नाम से या कुछ इसी तरह से पंडित नाम से, किसी भी इस तरह के भारत के जो जातीय समूह हैं उनमें से कोई एक अकाउंट बना लिया जाता है, और उसके थ्रू फिर दूसरी जाति के खिलाफ विष उगला जाता है। तो इससे होता क्या है कि एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश होती है। हमें लगता है कि भारत के ही लोग ये कर रहे होंगे, लेकिन वो होते दरअसल पाकिस्तान के अकाउंट हैं। और ये बात हमने पिछली कई रिपोर्ट्स में देखी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया गया, उसमें उन लोगों ने भारतीय लोगों के नाम रखे थे, जिससे कि ये लगे कि अकाउंट कोई हिंदू चला रहा है, जबकि वो अकाउंट्स पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। तो आप लोगों को, दर्शकों को, कोई भी इस तरह की चीज़ देखने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, सरकार की जो हैंडल्स हैं तमाम, आज डिजिटल दौर में मोदी सरकार ने हर चीज़ डिजिटलाइज की है, तो आप लोग
ऑफिशियल तौर पे हर चीज़ को जरूर जांचें और परखें। और ऑफिशियल तो देखें ही, साथ में पैम्फलेट को भी देखें, क्योंकि हम लगातार ऐसे डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को बस्ट करते ही रहते हैं। इसमें यश एक और एंगल है, वो ये है कि इसका टारगेट कश्मीर है और कश्मीर में एलजी सिन्हा का काम है। वो इसलिए भी है क्योंकि जब से 2019 से खास करके एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से लेकर अब तक जो भी काम हुआ है, जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हुए हैं और जो सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने पर काम किया है एलजी सिन्हा ने, उसके खिलाफ एक मुहिम रही है कि जो भी OGWs ओवरग्राउंड वर्कर्स है ना, तुमने अंडरग्राउंड वर्कर्स बोले, लेकिन OGWs का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडिया को इंडिया के ऊपर टेरर इन्फ्लिक्ट करने में। तो जितना भी काम है और उसमें पीपल सेंट्रिक, कश्मीर सेंट्रिक, इंडिया सेंट्रिक जो भी अप्रोच रही है एलजी सिन्हा की, उस पर देखना अभी नहीं तो बाद में ज़रूर प्रहार होगा। दूसरी बात है कि ये जो तुमने फेक न्यूज़ उठाई है, इसका जब एक्सपेंशन होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तक, तो हैरान मत होना, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जब ऐसी फेक न्यूज़ की मुहिम चलाई जाती है तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, उन सब में इंडिया की रैंकिंग्स सीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान उनके साथ लुढ़का दी जाएंगी नीचे और इंडिया को वहाँ क्लब कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि NIA के साथ मिलकर जो भी काम हुआ है, मल्टी एजेंसी काम जो हुआ है, उसके खिलाफ भी ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहेगा, जिसमें पाकिस्तान, ISI, उधर की फोर्सेस और दिमागी नक्सल्स भी थोड़ा थोड़ा इनको सपोर्ट देते रहेंगे। एक बात और है कि टेरर, उनका इकोसिस्टम और उनके इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग, साथ में जो इकोनॉमिक रिसर्जेंस हुई है जम्मू एंड कश्मीर की 2019 से अब तक, ये अटैक उस पर भी है। तो किसी भी फेक न्यूज़ को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। सो इट्स गुड दैट यू पिक दिस अप इन दिस कॉन्वर्सेशन। बेसिकली मकसद वही है, कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट नाउ इज डूइंग वेरी गुड। बिल्कुल। तो इसके बाद एक दूसरी जो फेक न्यूज़ आज काफ़ी चली है, वो ये है, इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन डाली है। इससे पहले मैं चमन जी के पास आऊँ, आई वुड लाइक टू रीड दैट हेडलाइन। आप सबके सामने, फ़ोन मैंने खोले, आप सर्च कर लीजिए। 91% of names back in Bengal electoral roll as SIR tribunals dispose of handful of appeals। ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। एग्जैक्टली और ये हेडलाइन अगर आप पढ़ेंगे एक बार, जैसे ही यश ने बोला, तो आपको लगा होगा कि जो भी SIR के दौरान नाम डिलीट किए गए थे, उसमें से 91% जो लोग हैं वो वापस से शामिल कर लिए गए वोटर लिस्ट में। ऐसा ही एकदम सेंस यही जाता है हेडलाइन को पढ़ते हुए, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि SIR के दौरान लगभग 7 लाख जो फर्जी वोटर थे, जो फर्जी तरीके से अपने वोटर ID बना रखे थे, वो डिलीट किया गया था 7 लाख लोगों का। सो उसमें से अभी केवल 82,000 के आसपास जो नाम है, उसमें से 82,000 में से 91% लोगों को दोबारा से इंक्लूड किया गया है अपील के बाद। सो 82,000 में से 91% लोगों को इंक्लूड किया गया है, टोटल 7 लाख में से नहीं। मतलब जो टोटल डिलीट हुआ था उसमें से 91% नहीं है, बल्कि जितनी अपील की गई और जितनी अपील डिस्पोज हो गई उसमें से 91% है। सो ये हेडलाइन एकदम से ये नैरेटिव सेट कर देती है कि वो जो पूरी SIR की प्रोसेस थी, चुनाव के दौरान जो 7 लाख लोगों को हटाया गया था, वो फर्जी था और वो बीजेपी को जिताने के लिए, जैसा कि आरोप लगता है राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से, उसको बीजेपी को जिताने के लिए किया गया था, बाद में उन नामों को शामिल कर लिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 82,000 लोगों में से 91% लोग दोबारा से इंक्लूड किए गए हैं चुनाव आयोग के सामने जाके, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है वहाँ ट्रिब्यूनल के थ्रू। सो इसलिए ये भी एक तरह से फेक न्यूज़ है, तरह से क्या फेक न्यूज़ ही है। इसलिए आप लोग इंडियन एक्सप्रेस की या किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पोर्टल्स की भी जब हेडलाइंस पढ़ते हो तो एक बार अंदर जरूर पढ़ें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन चमन जी, जैसा अभी आपने कहा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में राइज होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया कहा आपने, एंड वी एज अ पैम्फलेट हम काफ़ी कवर करते हैं, कई बार हमने फैक्ट चेक भी किया है। इंडियन एक्सप्रेस को एक बहुत क्रेडिबल सोर्स कहा जाता है हमारे इंडस्ट्री में। ऑफन सेट किया इंडियन एक्सप्रेस में सही होगा, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर्स की तारीफ कर लें। लेकिन जैसा भी आपने बताया, कितनी ब्लेटेंटली एक तरीके से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है हेडलाइन के नाम पे। ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर हमें पता रहना चाहिए कि कई बार जो पत्रकार होता है उसके भी अपने बाइस्ड होते हैं, उसकी भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी इंडियन एक्सप्रेस को एक बार इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि उनकी हेडलाइंस और
ऐसा पहली बार नहीं है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि एक्सप्रेस की तरफ से कई चीज़ें ऐसी बाहर निकल के आई हैं जिन पे सवाल खड़े हुए हैं। तो एक्सप्रेस को अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को भी मुझे लगता है कि एक बार देखना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस की इमेज इस तरह की आम लोगों में नहीं रही है। इस तरह की हम इंडिया टुडे नाम नहीं लेना चाहिए या दूसरे ग्रुप्स की बात करते हैं। ले लिया था ऐसे नाम आपने? आप पत्रकारिता को लेकर एक अवार्ड बांटते हैं जी बहुत जेनरसली, बिल्कुल। तो आपके एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए मजबूत। बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस, आई होप इनके एडिटर्स, इनके एडिटोरियल टीम ये देखें। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है खेलो इंडिया डायलॉग, जो आज ही हुआ है। एंड पीएम मोदी ने एक तरीके से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में 8 लाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को संबोधित किया है। एंड मैंने पूरा भाषण सुना, इट वाज वेरी गुड। उन्होंने 2036 ओलंपिक की बात की है। तो सुमति जी, आपका इस पे क्या विचार है? तो यश, आज तारीख है 27 और 29 तारीख को है नेशनल स्पोर्ट्स डे, और मेजर ध्यानचंद इसके आइकॉन हैं। ही इज़ सेंट्रल टू द सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया। साथ में जब मेजर ध्यानचंद की बात है तो ऑब्वियसली हॉकी की बात है ना। एंड दिस ईयर एक्चुअली ही मैंशनड, पीएम मोदी मैंशनड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, that it is 100 years of sport ties between India and New Zealand. क्योंकि इंडियन आर्मी का एक स्क्वाड गया था, हॉकी स्क्वाड ऑब्वियसली, एंड मेजर ध्यानचंद वाज पार्ट ऑफ इट। तो पहले तो उन्होंने उनको एक ट्रिब्यूट दिया। उसके बाद ये जो संवाद है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओलंपिक्स की बात तो हुई है, लेकिन ओलंपिक्स के रेफरेंस में ये संवाद इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी ने ये पूरे देश को याद दिलाया कि हम ओलंपिक्स में पार्ट तो लेते हैं, ओके, वी पार्टिसिपेट विद अ होल लॉट ऑफ रेजिलियंस, प्रिपरेशन, और पिछले 12 सालों में बहुत तरक्की भी करी है, बहुत काम हुआ है ट्रेनिंग पर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पर, प्रोग्राम्स पर। बट ही सेड दैट वी शुड रेज इंडियाज़ पार्टिसिपेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो उन्होंने 2012 ओलंपिक्स की बात करी। दिस टाइम ऑन इंडिपेंडेंस डे लाल किले से उन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर जो विजन प्रेजेंट किया है उसमें उन्होंने बात करी है 5 साल के बच्चों से ऊपर तक, 5 से 15 भी अगर हम देखें तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए उस टैलेंट को, और स्पोर्ट डिसिप्लिन में आइडेंटिफाई करके उनकी ट्रेनिंग, बेसिकली यू जस्ट हैव टू स्पॉट द टैलेंट एंड ट्रेन इट टू इंक्लूड देम इन इंडियाज़ बेबी स्क्वाड कह लीजिए या रैली टू 2036। तो बहुत बड़ा सपना है, विकसित भारत जैसा ही बड़ा सपना है। लेकिन एक बात और है, वो ये है कि इस बार जो भाषण में उन्होंने नया बोला है वो ये बोला है कि स्पोर्ट पार्टिसिपेशन को थोड़ा यंगर जनरेशन्स का लाइफस्टाइल ऑल्टर, ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए, ये बोला है। इन द सेंस दैट द पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली शुड बी एम्ड एट वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स, लेकिन देश की सूरत हाल उससे बदले। सो दैट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड, जो थोड़ा नकारात्मकता वाला जिनका, हाँ, मतलब उनके जैसे बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप स्पोर्ट पर हर तरह से फोकस करेंगे, यू विल ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अ जनरेशन, है ना। तो स्क्रीन से उनको हटाया जाए और उसके बाद उनको वो स्पोर्ट जिनमें शायद हम आगे अभी इतना नहीं हैं, जिनके शायद हमने नाम भी नहीं सुने हैं, तो उनको टारगेट किया जाएगा, पार्टिसिपेशन उनमें टारगेट किया जाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, और वो एक शिफ्ट भी लाया गया है। पैरालंपिक गेम्स में जितने भी हमारे ऑनर्स हैं, जो भी हमारे मेडल्स आए हैं, उनको स्पेशल मेंशन आज पीएम मोदी ने दिया है। शायद वो एक यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं दैट वी शुड गेट इंस्पायर्ड बाय इंडियाज़ अचीवमेंट्स इन पैरालंपिक्स, जी है ना। और वो एथलीट्स औरों को इंस्पायर करें, खास करके उनको जो स्पोर्ट पार्टिसिपेशन से अभी तक मूव ही नहीं हुए हैं किसी तरह से, स्पेशली एट स्कूल्स। तो उन्होंने बोला कि स्कूल में जो आपका स्पोर्ट पीरियड होगा उसको को करिकुलर ना देखते ही यू हैव टू मेन स्ट्रीम इट इन योर डेली लाइफ, यू हैव टू बेसिकली कंसिडर इट प्रायोरिटी इन डे टू डे लर्निंग। जो आपने अभी कहा ना मेन स्ट्रीम, उससे एक्चुअली मुझे एक चीज़ याद आ गई। इसी भाषण में सुन रहा था, उन्होंने कुछ कहा है, जो खेलेगा वो खिलेगा। क्योंकि मुझे एक याद है, एक कहावत थी पुरानी, आजकल के जनजी को पता हो गया नहीं, कि खेलोगे कूदोगे
बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो एक तरीके से इनकी एक जो पीएम मोदी की एक बात जो हमेशा मैं नोटिस करता हूँ कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो है कि आप पॉलिसीज बना रहे हो, नई पॉलिसीज बना रहे हो, पुरानी पॉलिसीज को एक तरीके से डिस्पोज कर रहे हो, लेकिन एक तरीके से जो माइंड शिफ्ट चेंज जो करते हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये जो तुमने शिफ्ट बोला ना, ये पॉलिसी प्रोसेस में भी आने वाला है। ये पीएम ने खुद बोला, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। सो ही हैज सेड दैट इट विल बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस। तो बिल्कुल आगे बढ़ो, उससे पहले बस मैं एक बात करके कंक्लूड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो हुआ क्या है कि इस देश में हमने यूपीए की सरकार भी देखी है, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वो भी हमने देखी हैं, गठबंधन की सरकारें भी देखी हैं, कई सरकारें देखी हैं, और पत्रकारिता के करियर में भी सरकारें देख रहे हैं। सो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें एक जो बेसिक अंतर है स्पोर्ट्स को लेकर, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वो कंटिन्यूटी दिखती है कि खेलों को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है। उसके लिए 2014 के बाद से आज हम 2026 में खड़े हैं। लगातार पीएम मोदी प्रयास कर रहे हैं, लगातार अलग अलग तरह की स्कीम्स लाई गई, योजनाएं लाई गई, और आप नोटिस करिए कि हर बार कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जब होता है तो पीएम मोदी उस टीम से पहले मिलते हैं, उस टूर्नामेंट से पहले और बाद में मिलते हैं। वो इस पे निर्भर नहीं है कि वो टीम जीत रही है या फिर हार रही है, किसी भी सिचुएशन में पीएम मोदी उस टीम से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके साथ इंटरेक्शंस करते हैं, और हम वीडियोस देखते हैं कि कितने अच्छे अच्छे इंटरेक्शंस आते हैं। सो किसी भी देश के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस देश का प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है दोनों ही परिस्थितियों में। सो मुझे लगता है कि ये जो कंटिन्यूटी वाली बात है प्रधानमंत्री मोदी में स्पोर्ट्स को लेके, इसको भी इस बात पे चर्चा होनी ज़रूरी है जी। स्पोर्टिंग लीगेसी और स्पोर्टिंग जर्नी से ही लगाव नहीं है पीएम मोदी को। बेसिकली ये लगाव जो है ये स्पोर्ट्समैन की पर्सनल जर्नी, उनकी ट्रेनिंग, जो भी चैलेंजेस हैं उनसे तो है ही, दैट आई विल प्रोवाइड यू एवरी सपोर्ट यू नीड। बट ये बच्चों के साथ भी लगाव है। सो जेन अल्फा, जेन जी, दोनों की तरफ जो फोकस है, अब विपक्ष उसको लेक्चर बोले या कुछ भी बोले, पीएम मोदी लेक्चर देते हैं, तो हाँ, ये ऐसे लेक्चर सुनने को मिलेंगे तो अच्छे लेक्चर्स हैं, दे आर गुड फॉर द नेशन। ऑफ कोर्स, दाग अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आज पे हम थोड़ा यूथ की तरफ भी शिफ्ट हो गए हैं, जेन ज़ी की तरफ, तो उसी के लिए शुरू करते हैं आज का नेम ऑफ द डे। हाँ, सो हमारा ये नया सेगमेंट है। अब से हम अपने इस पूरी चर्चा में द पैम्फलेट अनकट में लास्ट में 2 सेक्शन रखेंगे। एक सेक्शन तो यही है जिसकी शुरुआत में यश ने बात की थी कि सरप्राइज रहेगा आपके लिए, और एक और सरप्राइज है सबसे लास्ट में आएगा। बिल्कुल। तो नेम ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं, चमन जी आपसे ही करते हैं। बिल्कुल। सो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे मीम अगर कोई चला रहा है और मीम के नाम पे अगर कोई छाया हुआ है, तो बीजेपी के जो स्टेट्स के हैंडल्स हैं वो छाए हुए हैं, उनके मीम्स देखने लायक हैं और ज़बरदस्त हैं। सो सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप मीम देख रहे हैं वो देखिए कि उसमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी गोवा, बीजेपी जम्मू कश्मीर, बीजेपी महाराष्ट्र, बीजेपी झारखंड, बीजेपी कर्नाटक, बीजेपी दिल्ली, ये सब मिलके बीच में कांग्रेस रखा हुआ है और उसको पीट रहे हैं। सो ये ज़बरदस्त है। सो और ये इसलिए बना क्योंकि बीजेपी के जो दूसरे हैंडल्स हैं, जो राज्यों के हैंडल्स हैं, वो इसी तरह से एक तरह से बीजेपी की कांग्रेस की धुलाई कर रहे हैं। तो आप ये मीम भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो बिल्कुल जो मिर्ज़ापुर से है, जिसमें मुन्ना भैया दिमागी नक्सल को थप्पड़ मार रहे हैं कि आप पढ़ो लिखो कहाँ राजनीति में आ रहे। सो ये बड़ा ज़बरदस्त है। सो आपके पास क्या मीम है? मैं आपको दिखाता हूँ, मूवी भी जो नई अभी रिलीज हुई है, ये पहले बता दो बीजेपी गुजरात ने किया है। ये बीजेपी गुजरात पे यश का दिखा रखा है, हीरोइन पे दिमागी नक्सल का। बेसिकली एडवाइस दे रहे हैं बीजेपी गुजरात वाले दिमागी नक्सल्स को कि भाई शांत रहिए। तो ये भी काफ़ी वायरल हो रहा है बीजेपी गुजरात का। और कोई मीम? इसके बाद ये बीजेपी दिल्ली का है। अरे इनको आप लोग भी देखें। हाँ। तो कौन है ये दोनों जो स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं? इनकी नींद उड़ी हुई है सदमे में। हाँ, कैप्शन ये है, कल रात का दृश्य। इनकी नींद। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? इसका कॉन्टेक्स्ट कोटेड पोस्ट में दिखेगा कि वही है कॉन्टेक्स्ट की जो आजकल बीजेपी के सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो पिछले 2 या 3 दिन से इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से एग्रेसिव हो रखे हैं सोशल मीडिया पे। तो बाकी के जो अपोजिशन पार्टी के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो एक तरीके से इस समय इनविजिबल हो रखे हैं। बिल्कुल। मैम के पास कोई मीम है? मेरे पास बड़ा डीप मैसेजिंग वाला एक मीम है, और वो है बीजेपी छत्तीसगढ़ से, जिसमें शायद ये मिर्ज़ापुर का एक सीन है, डायलॉग है, जिसमें जो बस्तर नक्सल्स हैं, ये उनकी कैप्शनिंग ऐसी है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कैप्शनिंग है कि बस्तर नक्सल्स दिमागी नक्सल्स को एक मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज आप सुन सकते हैं। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। बिल्कुल। ये डीप इसलिए है
क्योंकि जो आर्म्ड नक्सल्स हैं उनकी तरफ से मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है विचारधारा वाले नक्सल्स को, दिमागी नक्सल्स को, दैट वी हैव बीन टैकल्ड एंड सो विल यू बी टैकल्ड सून। बिल्कुल। सो बस इसमें एक लाइन है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने संदेश क्लियर दे दिया है दिमागी नक्सल्स को, अर्बन नक्सल्स को, कांग्रेस पार्टी को, इकोसिस्टम को, कि बीजेपी बैकफुट पर नहीं है और ना ही बैकफुट पे जाएगी। बीजेपी आक्रामक तरीके से आगे खेलेगी, क्योंकि बीजेपी को ये बात पता है कि उनकी पॉलिसीज़ को लेके लोगों में संतुष्टि है और उन पॉलिसीज़ का लाभ जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो बस भाषा में बदलाव है, मीम के थ्रू जो कहने का प्रयास है, मुझे लगता है ऐसा, मेरा एनालिसिस निजी तौर पे यही है कि बीजेपी आक्रामक तरीके से आने वाले दिनों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपको लगता है जो ये अभी नई अप्रोच है, क्या लगता है जो जेनजी ओरिएंटेड है थोड़ी? बिल्कुल बिल्कुल जेन जी ओरिएंटेड है और ज़रूरी भी है। जब हम उस आयु वर्ग के साथ बात कर रहे हैं तो हमें उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी। ये मेरे ख्याल से लाभदायक तब होगी व्हेन दे डोंट प्ले कैच अप, व्हेन दे डोंट प्ले फॉलो, जब आगे देखा जाए कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग जब यू एंटिसिपेट व्हाट द अदर साइड इज़ अबाउट टू डू। और अब दोनों तरफ से पेस आई थिंक बहुत फास्ट रहेगा, उधर से भी और इधर से भी। सो इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, जो हमने कहा था कि थोड़ा सरप्राइज होगा आप सबके लिए, क्या देखें, क्या सुने, क्या पढ़ें, बिल्कुल मुझे आप बताएं इसमें। बिल्कुल। सो ये मेरा फेवरेट सेक्शन है और अब से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम द पैम्फलेट अनकट में हर दिन लास्ट में आप लोगों को ये ज़रूर बताएं, अपनी तरफ से रिकमेंड करें, हम अपना सुझाव सलाह दें कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नया पढ़ना चाहिए और क्या नया सुनना चाहिए। सो आज का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से ये है कि आपको यूट्यूब पे जाकर एक द डॉजियर नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेनर मिलेंगे, पर्सपेक्टिव मिलेगा, पॉडकास्ट मिलेंगे बहुत अच्छे। कौशलेश जी एक हैं, वो उन्हें उस चैनल को चलाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने नीरजा चौधरी का बड़ा अच्छा पॉडकास्ट किया है, जो उनकी किताब आई थी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पे। सो बड़ा अच्छा पॉडकास्ट है, आप सभी लोगों को डॉजियर देखना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप राइट बात जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो डॉजियर एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और ऑफ कोर्स पैम्फलेट तो पहले करना ही है। बिल्कुल। सुमति जी, आपका कोई? अच्छा, मुझे लगा पहले तुम बताओगे, बट देन मैं रिवील करती हूँ। सो हिस्टोरियन डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी की किताब इनविंसिबल सोमनाथ, अ सागा ऑफ मिलेनिया, बिल्कुल और ये हम सब के लिए, सबको एक एक कॉपी खरीदनी चाहिए और ऐसे खरीदनी चाहिए कि घर में इसको रखा जाए। इट स्पैन्स द हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ मंदिर, उसका लगातार डिस्ट्रक्शन और लगातार डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो हिंदू समाज ने रेजिलियंस दिखाई और बार बार रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, बार बार उसको रेजिलियंस के साथ वापस खड़ा किया, उसमें जो भी शामिल था, और रिपीटेड डिस्ट्रक्शन को कैसे कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन में सेक्रेड के प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी, क्या क्या गया। आई हैवंट रेड द बुक सो फार, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ऑर्डर इट। दूसरी बात यह है कि ये एक काउंटर है हमारी तरफ से, और वो इसलिए कि फॉर ईयर्स लेफ्ट हिस्टोरियंस हैव ब्लॉक्ड, दे हैव वॉल्ड एंड स्मोक स्क्रीन सी उन्होंने एक खड़ी कर दी थी। जो सच था, जो सत्य था सोमनाथ को लेकर, धर्म को लेकर, हिंदू समाज की रेजिलियंस को लेकर, तो उसके अगेंस्ट ये काउंटर है और इस काउंटर को डिटेल में जाना चाहिए। एंड आई थिंक एट सम पॉइंट वी विल टेक द बुक एज वेल इन डिटेल, तो उसका रिव्यू कर सकते हैं जो भी, बट वील डेफिनेटली डू इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके रिव्यू का अब ये कह सकता हूँ मैं कि इस जो इसका रिव्यू है वो भी जल्द पैम्फलेट पे आएगा, आई गेस। यस, बाकी आई फिर थिंक वी शुड ब्रिंग इट। अब इस सेक्शन पे जब मुझे बताया गया था कि हमको ऐसा करना है, तो मैंने काफ़ी सोचा। बहुत सारे वेब शोज़ हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा अगर मैं थोड़ा आज के यूथ के हिसाब से, जो करंट जो मेरे काफ़ी दिमाग में चल रहा था, एक ऑथर है, अमी गणत्र नाम है उनका, वो रामायण एंड महाभारत पे काफ़ी एक्सपर्ट है। उन्होंने इस पे 2 बुक्स भी लिखी हैं। आप उनके शॉर्ट्स देख लीजिए, यूट्यूब में बहुत वायरल होते हैं, बहुत सारे उनके पॉडकास्ट्स हैं, ज़रूर देखिए अगर आपको समय मिलता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में हमारे जो ये 2 एपिक्स हैं, इन पे काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन, काफ़ी मतलब सीरियल्स बने हैं, उस सीरियल से बहुत गलत गलत बातें दिखाई जाती हैं। तो अगर आपको बिल्कुल जो वेद व्यास जी ने लिखा है किताब में, बिल्कुल काव्य में लिखा है,
तो वो अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ अमी जी के जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें। तो आज हमने तीनों ने आपने सुन लिया हमारे कि हमने आपको क्या क्या सजेस्ट किया। अगर आप ये देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो अगले जो हमारा जो शो होगा उसमें हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा जी। तो आज के लिए हमने आपको सारी चीज़ें बताई, नेपाल में जो भयंकर त्रासदी हुई है वो बताई, फेक न्यूज़ बताई। तो आपसे मेरा बस यही निवेदन है कि हम इस शो पे एकदम रेगुलर रहेंगे। आपसे बस ये है कि आप हमें लगातार फीडबैक देते रहें कि इसमें क्या अच्छा है, क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और जो अगले संस्करण में होंगे हम कोशिश करेंगे हम और बेहतर करेंगे। बाकी आप बस हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें अपना सपोर्ट भी ज़रूर दें। धन्यवाद।